हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो देखिए, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो चाहे आपका एमसीआरई हो एग्जाम, चाहे आपका पीजीआई चंडीगढ़ हो और आपका डीएमईआर हो, जो अभी एग्जाम्स ये तीनों होने वाले हैं। इन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारे लैब टेक्नीशियन एग्जाम्स के लिए मेरे भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए होते हैं वो आपके रिपीट होने के और आपके फिर से वही एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में। मेरा नाम है मनीष भाई पटेल, आप सभी का स्वागत करता हूँ इस चैनल पर। अगर मेरे भाई चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये मेरे भाई पूरी क्लास आप करना, उसके बाद में बताना कि कैसी लगी क्लास। इस तरीके से अगर आप पढ़ते हो हमारे साथ तो जरूर आपको मेरे भाई मजा आएगा, और पढ़ने में भी और आपको क्वेश्चंस करने में। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो बायोटेक्नोलॉजी से पूछा गया है। ठीक है, और आप जानते हैं एमसीआरई में जो पिछली बार पेपर हुआ उसमें बायोटेक्नोलॉजी के कितने सारे क्वेश्चन आए थे। ठीक, तो यहां पर सुनिए, क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्या कहा है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का रोल क्या होता है ये पूछा है। ठीक है, मेक अ डीएनए फ्रॉम डीएनए टेम्पलेट। कहा है कि डीएनए बनाता है डीएनए टेम्पलेट से। मेक आरएनए फ्रॉम डीएनए टेम्पलेट, डीएनए टेम्पलेट से आरएनए बनाता है। सी ऑप्शन है मेक अ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड फॉर आरएनए टेम्पलेट। ठीक, आरएनए टेम्पलेट से कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना देता है। और डी ऑप्शन लिखा हुआ है रिपेयर करता है डीएनए को। ठीक है, तो देखो मेरे भाई, यहां से सबसे पहले, ठीक, ज्यादा अभी आपने थ्योरी पढ़ी नहीं है, सब कुछ आपको पता नहीं होगा, लेकिन जितनी चीज यहां पर बताएं याद रख लेना, मजा आ जाएगी। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक एंजाइम है। ठीक, क्या है? एंजाइम है। ये क्या करता है? ये कैटालाइज करता है सिंथेसिस ऑफ डीएनए फ्रॉम किससे? आरएनए स्ट्रैंड से। क्या कहा मैंने? एंजाइम है, ये कैटालाइज करता है सिंथेसिस ऑफ डीएनए फ्रॉम द आरएनए स्ट्रैंड। आरएनए स्ट्रैंड से आपका डीएनए का सिंथेसाइज कौन कराता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है, ये जो है कैटालाइज कर देता है। ठीक, यहां पर इतनी बात ये समझे। अब इससे ही इन तीनों ऑप्शन में से देखो, ये चारों ऑप्शन में से देखो कौन मैच खा रहा है। लिखा है एंजाइम दैट कैटालाइज द सिंथेसिस ऑफ डीएनए फ्रॉम द आरएनए स्ट्रैंड। ये देखो, मेक अ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड फ्रॉम आरएनए टेम्पलेट। आरएनए टेम्पलेट से, ये जैसे मान लीजिए आरएनए टेम्पलेट है। ठीक, ये क्या है? ये आरएनए टेम्पलेट है। देखो, ये टेम्पलेट वेम्पलेट की जो बात कर रहे हैं, ये क्या होता है? आप जानते हैं डीएनए में दो स्ट्रैंड होते हैं। ठीक, डीएनए में दो स्ट्रैंड होते हैं, इन पर न्यूक्लियोटाइड लगे रहते हैं। और आपस में आप जानते हैं ए टी जी सी ऐसे करके ये सारे स्ट्रैंड होते हैं, उस पर न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो एक जिसको बोल रहे हैं, ये क्या है? ये टेम्पलेट बोल दिया गया है। और इसी का कॉम्प्लीमेंट्री ये बनवा देता है, और इसी को क्या कह रहे हैं? ठीक, ये अगर डीएनए की सिंथेसिस हो गई है यहां से, ठीक है, तो मेक अ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड फ्रॉम आरएनए टेम्पलेट। ये क्या करता है? उसके पास एक रहती है। ठीक, एक न्यूक्लियोटाइड रहते हैं, उसके सामने वाला जो है अगर बना देता है, इसी को कहते हैं, ये क्या करता है? ये बना देता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। मेक अ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड फ्रॉम आरएनए टेम्पलेट। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अभी देखो, कुछ यहां पर एज इट इज जो लाइन लिखी गई है एग्जाम में पूछी जाएंगी। क्या पूछा जाएगा? कि मेक अ डीएनए फ्रॉम डीएनए टेम्पलेट, ये कौन कराता है? ठीक, ये कौन कराता है? फिर है मेक अ आरएनए फ्रॉम द डीएनए टेम्पलेट, ये कौन कराता है? इसको मेरे भाई बोलते हैं कि अगर डीएनए जो है डीएनए टेम्पलेट से बन रहा है, अगर डीएनए डीएनए टेम्पलेट से बन रहा है, इसको बोलते हैं डीएनए रिप्लिकेशन। क्या बोलते हैं? डीएनए का रिप्लिकेशन हो रहा है। ठीक है, अगर अगर आरएनए बन रहा है डीएनए टेम्पलेट से, तो इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन। ये बायोटेक्नोलॉजी का बहुत ही छोटा, जिसको कहते हैं बेसिक चीजें हैं। ठीक, और ये एग्जाम में आएंगी। अगर आपका बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चंस आते हैं तो बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, और ये बायोटेक्नोलॉजी का बेसिक है। ठीक, जिसमें डीएनए की सिंथेसिस हो रही है, आरएनए की सिंथेसिस हो रही है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ठीक है, इंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या होते हैं, ये सारी चीजें आती हैं। और ये क्वेश्चन यहां से आपके एक, दो, तीन और चार, चार चीजें आपकी एक क्वेश्चन से कवर हो गई। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो मेरे भाई, एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि अगर
बेसिक से डिटेल में थ्योरी के साथ में अगर आप कम फीस में बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ना चाहते हैं और आपके पास में 3-4 महीने हैं, आप दे सकते हैं। अगर आप सेकंड ईयर में हैं, फर्स्ट ईयर में हैं, या फिर आपको लगता है आपकी तैयारी नहीं हुई है, आप पैसे की वजह से आप जो है कोई बैच नहीं ले पाए हैं, या आप किन्हीं भी कारणों से आप अभी तक तैयारी नहीं कर पाए हैं, तो मेरे भाई ये आपके पास में परफेक्ट मौका है। आप जो है मेरे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं इस लैब टेक्नीशियन सिलेक्शन बैच 2025 से जुड़कर। यहाँ पर आपको जो क्लासेस मिलेंगी वो हिंदी और इंग्लिश में मिलेंगी। टॉपिक वाइज आपको कंटेंट मिलेगा, उसके अलावा आपको क्लास नोट पीडीएफ मिलेंगे, जिनको मेरे भाई आप डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट करवा सकते हैं। 100 से ज्यादा आपको टेस्ट सीरीज दी जाएंगी, ठीक है। आप मेरे भाई यहां से पहले तो आप बेसिक से थ्योरी करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की इसमें प्रैक्टिस करेंगे, उसके साथ साथ आप टेस्ट सीरीज देंगे, जिसमें इस बैच में आपको टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, टेस्ट सीरीज, ये तीनों चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी इसी बैच में, सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई 1999 में। 4000, 5000, 6000 का बैच खरीदने की आपको जरूरत नहीं है, आप इससे जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है, एजुकेशन मसाला ऐप को डाउनलोड कर लेना है। अगर आपकी कोई दिक्कत होती है, समस्या आती है, इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है विच एनीमिया इज क्लासिफाइड एज नॉट बीइंग एबल टू यूज आयरन प्रॉपरली, ठीक है, टू सिंथेसाइज हीमोग्लोबिन बिकॉज ऑफ एन इरिटेड काज। क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन को हमेशा जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन को पढ़ें तो आप पहले उस क्वेश्चन का मतलब समझें, ठीक है। देखो यहां पर जैसे अभी आप समय आ रहा है एग्जाम का, तो आप प्रेशर में हैं कि कहां से पढ़ लें, ये पढ़ लें, वो पढ़ लें और मेरी तैयारी हो जाए। देखो पैनिक होंगे, ज्यादा यहां से पढ़ लें, वहां से पढ़ लें, ये पढ़ लें, वो पढ़ लें, आपको जो चीजें आ रही होंगी वो भी आप एग्जाम में नहीं कर पाएंगे ड्यू टू द प्रेशर। मेन चीज होती है कि आप एग्जाम में प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं। जो चीज आपको आ रही हो वो तो आपकी एकदम 100% सही हो, ठीक है, जिनको आप सही कर सकते हैं। ये नहीं कि जब आप एग्जाम देकर लौटे और आपको पता चले कि मेरे भाई ये तो आ ही रहा था मुझको, अरे यार ये मैंने क्यों गलती कर दी, अफसोस ना हो, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जिनका आंसर आप जो है एलिमिनेशन मेथड से, आपके जो प्रीवियस नॉलेज है उसके तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कैसे निकाल सकते हैं, वो भी आपको आना चाहिए। अगर ये दो तरीके आपको आ गए, एग्जाम के प्रेशर को हैंडल करना, जो चीज आपको आ रही है उसमें 100% आप सही करके आना, और दूसरा एलिमिनेशन मेथड लगाना कि जिन क्वेश्चंस में आप 80 से 90% अश्योर हो जाएं कि ये ही आंसर होगा, ये तरीका भी आपको आना चाहिए। तो अगर ये दोनों चीजें आपको आ गई, ठीक है, तो समझो आपका एग्जाम क्लियर हो गया, ठीक। तो यहां जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो ये सारी चीजें सीखते हुए चलेंगे, एक्सप्लेनेशन के साथ में कैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हैंडल करना है, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको भी कैसे बनाना है, ये सारी चीजें यहां पर सीखते हुए चलेंगे। तो मैंने क्या कहा, इस क्वेश्चन को पहले बेहतरीन तरीके से पढ़ के देखो, ठीक। लिखा है विच एनीमिया, कौन सी एनीमिया क्लासिफाइड एज नॉट बीइंग, ठीक, एज नॉट बीइंग एबल टू यूज, जो नॉट बीइंग एबल टू यूज आयरन प्रॉपरली, ऐसी एनीमिया आपको बतानी है जिसमें आयरन का प्रॉपरली यूज नहीं हो पाता है, ठीक, टू सिंथेसाइज हीमोग्लोबिन बिकॉज ऑफ एन इरिटेड काज, ठीक, इनहेरिटेड काज है, ठीक है। अब इन चारों में से आपको बताना है, पहला ऑप्शन देखो क्या लिखा है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, दूसरा है हाइपरक्रोमिक एनीमिया, तीसरा है एप्लास्टिक एनीमिया, चौथा है हीमोफीलिया। अब मैंने क्या कहा, एलिमिनेशन मेथड लगाना है आपको। अब इसमें से चारों में से पहले देखो ये जो हीमोफीलिया लिखा है आपके सामने, डी ऑप्शन, ये हीमोफीलिया एनीमिया से रिलेटेड तो है नहीं, ठीक, पहली चीज, इसको तो ऐसे ही काट देंगे। लेकिन हीमोफीलिया होता क्या है, ये एक रेयर इनहेरिटेड डिजीज है, इसमें जो है क्लॉटिंग फैक्टर दिक्कत हो जाती है, क्लॉटिंग फैक्टर 8 आपका नहीं बनता है, ठीक, क्लॉटिंग फैक्टर, ठीक है, ये हो गई बात, डी ऑप्शन कट गया, बचते हैं तीन। अब तीन में लगाओ, ठीक। अब इसमें भी आइए, अब बात करो किसकी, ए प्लास्टिक एनीमिया। मैंने कितनी बार आपको बताया है कि जो ए प्लास्टिक एनीमिया होती है, ए प्लास्टिक एनीमिया जो होती है उसमें क्या होता है, ए प्लास्टिक एनीमिया में आपकी जो बोन मैरो है वो क्या हो जाती है, फेल्योर हो जाती है। और बोन मैरो में आप जानते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इन तीनों की कमी हो जाएगी। अगर बोन मैरो फेल्योर हो जाएगा तो मेरे भाई तीनों की कमी हो जाएगी, ठीक। तो ये भी नहीं हुआ है, क्या बताया, बोन मैरो फेल्योर होता है ए प्लास्टिक एनीमिया में, बोन मैरो फेल्योर, और बोन मैरो फेल्योर हो रही है इसका मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इन सभी की कमी हो गई, ठीक। तो सी ऑप्शन भी नहीं हुआ, ठीक है। अब देखो पहले नंबर पर लिखा है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, दूसरा लिखा है हाइपोक्रोमिक एनीमिया। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में क्या होता है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में साफ साफ लिखा है आयरन की कमी हो गई, क्या है, आयरन की कमी। और आयरन की कमी का मतलब है
आयरन की कमी का मतलब है या तो आप इनटेक ना ले कर रहे हो, ठीक, आप आयरन को ले नहीं रहे हो बॉडी में, या फिर इस तरीके से भी तो बॉडी में कमी हो रही हो, आप ले रहे हो और बॉडी आपकी यूटिलाइज ना कर रही हो, बॉडी आपकी एब्जॉर्ब ना कर पा रही हो, दोनों चीजें, ठीक। दो तरीके की क्या है, आयरन की कमी कैसे हो सकती है, दो तरीके से हो सकती है। या फिर आपने जो आप खाना खा रहे हैं, डाइट का इंटेक कर रहे हैं, उसमें ही आयरन ना हो, पहली चीज। दूसरी चीज, आप आयरन तो भरपूर मात्रा में ले रहे हैं लेकिन आपका एब्जॉर्ब ही नहीं कर रही हो बॉडी आयरन को, तो दोनों तरीके से आपकी क्या हो सकती है, आयरन की कमी हो सकती है, आयरन डिफिशियंसी हो सकता है, ठीक। आयरन की कमी इन तरीके से हो सकती है, ठीक है। अभी क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, बहुत सारे बच्चे इसका आंसर ए लगा के चले आएंगे, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, ठीक। लेकिन यहां पर देखो, नॉट बीइंग एबल टू यूज आयरन, यूज आयरन, एबल टू यूज आयरन, इसका मतलब क्या है, आपके पास है और उसका आप प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, ठीक, आपके पास अवेलेबल है, उसका आप प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, ठीक। अब देखो लिखा है हाइपोक्रोमिक एनीमिया, ये हाइपोक्रोमिक एनीमिया क्या है, बी ऑप्शन पे जाओ। हाइपोक्रोमिक एनीमिया, नाम से समझो, हाइपो का मतलब क्या होता है, हाइपो का मतलब होता है कमी, और एनीमिया आप जानते हैं खून की कमी, यानी आरबीसी का संख्या कम हो जाना, ठीक, ठीक है। हाइपो का मतलब कमी, और क्या है, सॉरी, एनीमिया के मतलब आरबीसी की कमी, और क्रोमिक, क्रोमा माने क्या होता है, क्रोमा माने होता है कलर, कलर, कलर में कमी। और आरबीसी में जो आप जानते हैं, जो हमारा ब्लड है उसमें कलर कौन प्रोवाइड करता है, कलर मेरे भाई प्रोवाइड करता है हीमोग्लोबिन, कौन प्रोवाइड करता है, हीमोग्लोबिन प्रोवाइड करता है। और जब आरबीसी का कलर डाउन हो रहा है, यानी हीमोग्लोबिन की उसके अंदर क्या है, कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन की अगर कमी है, तभी तो आप जानते हैं एक पार्ट हीमोग्लोबिन में हीम होता है, दूसरा क्या होता है, ग्लोबिन होती है। हीम कलर प्रोवाइड करता है और ग्लोबिन क्या होती है, एक प्रकार की प्रोटीन होती है। अगर हीमोग्लोबिन की कमी है, और हीमोग्लोबिन में आप जानते हैं फॉर्मेशन में किसकी आवश्यकता होती है, आयरन की आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है, आयरन की आवश्यकता होती है, ठीक। हाइपोक्रोमिक एनीमिया मतलब इनडायरेक्टली कही जाए कि आरबीसी में जो है हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस सही तरीके से नहीं हो पाई है, आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसमें जो है हीम की मात्रा कम है, समझ पा रहे हैं, आयरन अच्छा नहीं है, आयरन की जो सिंथेसिस है वो सही नहीं है, ठीक। तो यहां से ये बात हो गई, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। हमारी बॉडी में आयरन है, हमारी बॉडी में आयरन है, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा सही से, अगर सही से यूटिलाइजेशन हो जाए तो आयरन क्या है, फॉर्मेशन करा दे किसका, हीमोग्लोबिन का, ठीक है, किसका करा दे, हीमोग्लोबिन का। तो यहां से बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, हाइपोक्रोमिक एनीमिया। और आप जानते हैं आरबीसी का कलर फेड हो जाएगा, तो आरबीसी पेल दिखेंगी, नॉर्मल जो कलर होता है आरबीसी का उस कलर से पेल दिखेंगी, हल्का कलर डाउन दिखेगा। और जब आप जानते हैं कि नॉर्मल से अगर कोई भी चीज दिक्कत दिख रही है, कमी दिख रही है या ज्यादा दिख रही है, तो ये आरबीसी मारी जाएगी, इसीलिए एनीमिया बोल रहे हैं, ठीक है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक। समझ में आया, इस तरीके से मेरे भाई बेहतरीन क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। फिर लिखा है थायरैक्सिन इज बाउंड विद, थायरैक्सिन जो है इज बाउंड विद किसके साथ में जुड़ता है, ठीक। थायरैक्सिन जो है इज बाउंड विद, पहले तो ये बताइए ये थायरैक्सिन क्या है। थायरैक्सिन मेरे भाई एक है हार्मोन, ठीक, हार्मोन है, किससे निकलता है, थायराइड ग्लैंड से निकलता है। और इसको एक नाम देते हैं और जिसको आप जानते होंगे T4, ठीक। T3 का क्या नाम होता है दूसरा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक, पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक। T3 का आप लोग फुल कमेंट करके बताना कि इसका और क्या नाम होता है। थायरैक्सिन जो है एक हार्मोन है, थायराइड ग्लैंड से निकलता है, इसको T4 भी बोलते हैं। ये मेरे भाई देखो बाउंड करता है किसके साथ में, ये बाउंड करता है थायरैक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन के साथ में, एल्बुमिन के साथ में, और ट्रांस थायरेटिन के साथ में। तो ये मेरे भाई बाउंड करता है इन तीनों के साथ में, इन तीनों के साथ में क्या करता है, बाउंड करता है, ठीक। ठीक, इन तीनों के साथ में बाउंड कर जाता है। ट्रांस थायरेटिन को पहले प्री एल्बुमिन बोलते थे, ठीक, क्या बोलते थे, प्री एल्बुमिन, पहले इसको ये बोलते थे। ये आपके पीजीआई चंडीगढ़ का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और ट्रांसफेरिन क्या है, ट्रांसफेरिन क्या है, ट्रांसफेरिन आप जानते हैं क्या है, आयरन से रिलेटेड है, ठीक, क्या है, आयरन से रिलेटेड,
ये इन्वॉल्व होता है आयरन ट्रांसपोर्ट में। किसमें? आयरन ट्रांसपोर्ट कराने में मदद करता है। अभी आगे क्वेश्चन करेंगे हम लोग इस पर, ठीक है। आयरन ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। तो यहां से क्या है, बाउंड विद लिखा था, इन तीनों के साथ में बाउंड कर जाता है। ट्रांसफेरिंग अलग चीज है। यहां पर क्वेश्चन में नो लिखा होता तो आप डी ऑप्शन टिक कर देते। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है नाइट्रोजिनस वेस्ट इज एक्सक्रीटेड। नाइट्रोजिनस वेस्ट जो है वो एक्सक्रीटेड हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ पैलेट और पेस्ट। क्या क्वेश्चन है, समझ में आया? नाइट्रोजिनस वेस्ट जो है एक्सक्रीट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ पैलेट या पेस्ट। जो यूरिन पास आउट हो रही है भाई, नाइट्रोजिनस वेस्ट का मतलब है जो हमारी किडनी जिसको एक्सक्रीट कर रही हो, ठीक, उसमें जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है वो किस फॉर्मेट में आ रहा है? पैलेट या पेस्ट फॉर्मेट में, ठीक। जैसे हम लोग यूरिन एक्सक्रीट करते हैं, किसमें होती है? जो यूरिन है वो आप जो है लिक्विड फॉर्मेट में, यूरिन फॉर्म में आप जो है करते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन यूरिन जो करता है, यूरिन पास आउट करता है, वो पेटल या पेस्ट फॉर्मेट में होती है। पेस्ट जानते हैं, ठीक। अरे सुबह सुबह मॉर्निंग ब्रश करते हैं, उस तरीके का फॉर्मेट में कौन करता है, देखा है? अभी दिखवाता हूं आपको, ठीक। नाइट्रोजिनस वेस्ट देखो, मेनली जो है 3 तरीके का वेस्ट हम लोग निकालते, हम लोग क्या, जब आप इवोल्यूशन पढ़ेंगे वहां पर समझेंगे। एक तो होता है यूरिक एसिड, जिनको बोलते हैं यूरिक एसिड, एक निकालते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट फॉर्म में। एक यूरिया निकालते हैं हम लोग, और क्या होता है, एक अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं। अमोनोटिलिक, यूरोटिलिक, यूरिकोटिलिक, ठीक। इन फॉर्मेट में क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट का एक्सक्रीशन होता है। अब पूछा गया है इनमें से कौन पेस्ट या पेटल फॉर्म में निकालता है। पहला लिखा है पैवो, ऑर्निथोराइनकस, तीसरा है साल्मेंड्रा, और चौथा है हिप्पोकैम्पस, ठीक है। अभी इससे पहले ये समझ लेते हैं कि कौन क्या निकालता है, ठीक। अभी तुरंत समझ में आ जाएगा सारी चीजें। देखो जो बर्ड होती हैं, बर्ड बर्ड जो होती हैं वो क्या निकालती हैं? बर्ड एक्सक्रीट करती हैं यूरिक एसिड, ठीक। जो आपके पानी में जीव रहते हैं, जैसे फिश हो गई, ये लोग एक्सक्रीट करते हैं अमोनिया, ठीक। और हम लोग जो है मैमल, हम लोग क्या एक्सक्रीट करते हैं? यूरिया फॉर्मेट में एक्सक्रीशन होता है, ठीक। ये 3 चीजें हो गई। बर्ड यूरिक एसिड निकालते हैं, फिश जो है अमोनिया का एक्सक्रीशन करती है, और मैमल जो होते हैं वो यूरिया का एक्सक्रीशन करते हैं। तो मेरे भाई बताओ, जो बर्ड होती हैं, चिड़िया, आपने देखा है जो चिड़िया होती हैं वो जो है यूरिन पास करती हैं पेटल या पेस्ट के फॉर्म में, वही तो पास करती हैं पेटल या पेस्ट के फॉर्म में। अब इन 4 ऑप्शन में से मेरे भाई बता दीजिए कौन इसमें से चिड़िया है। आप अगर ये जान गए, समझो आपका आंसर निकल गया, ठीक। पहले नंबर पर देखो क्या लिखा हुआ है। पहले नंबर पे लिखा है पैवो। पैवो के क्या कहते हैं? पीकॉक। और पीकॉक आप जानते हैं एक चिड़िया है, और यही क्या है, पेटल या पेस्ट फॉर्म में यूरिन को, आपके नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट करती है। दूसरा क्या लिखा हुआ था? दूसरा जो है ऑर्निथोराइकस लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं प्लेटिपस। इसको क्या बोलते हैं? प्लेटिपस, ठीक। ये मैमल है, और अगर ये मैमल है तो ये क्या है? मैमल है तो किसका एक्सक्रीशन कर रहा होगा? यूरिया का एक्सक्रीशन कर रहा होगा, ठीक है, ठीक। सालमेंड्रा, सालमेंड्रा आप जानते हैं ये एम्फीबियन है, ठीक, मेढक। और मेढक आप जानते हैं तो बीच का हो गया, ये अमोनिया भी निकाल सकता है, और ये मेरे भाई यूरिया भी निकाल सकता है। तो यूरियोटिलिक और अमीनोटिलिक ये दोनों होता है एम्फीबियन जो है, ठीक। सालमेंड्रा अमीनो टिलिक एंड यूरियोटिलिक, दोनों हो सकता है। फिर लिखा है हिप्पोकैम्पस। देखो मेरे भाई, इसमें आप फंस जाओगे। हिप्पोकैम्पस आप जानते हैं ये एक प्रकार की क्या है, फिश है, मछली है। और ये क्या एक्सक्रीट करेगी? ये नाइट्रोजनस वेस्ट किस फॉर्म में देगी? ये जो फिश है ये अमोनिया, ये क्या एक्सक्रीशन होता है? अमोनिया का एक्सक्रीशन होता है, ठीक। ये भी यूरिन फॉर्म में, फॉर्मेट में जो है करते हैं। ये भी आपके जो है एक उसमें करते हैं। आपका पैवो जो है पीकॉक, ये जो है आपका पेटल फॉर्म में या फिर पेस्ट फॉर्म में करता है, और क्या है, यूरिक एसिड का, ठीक। किसका एक्सक्रीशन करता है? यूरिक एसिड का करता है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिस्ट दी हुई है आपको यहां पर बतानी है। पहला लिखा हुआ है ईसीजी, और दूसरे पर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट लिखा है। यहां पर पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, टी वेव, इंड ऑफ टी वेव। आपने ईसीजी देखा है, जब आपने ईसीजी देखा है उसमें क्या होता है? उसमें ये आपको दिखता है,
कुछ इस तरीके से वेव क्या है, चलती हैं ऐसे। ये एक वेव ये है, ठीक है। एक वेव जो ये आपको दिख रही है डायग्राम में, इसी में पूछा गया है। ये जो आपकी है ये पी है, पी वेव। फिर ये आपको जो दिख रहा है ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है। फिर इसके बाद में ये जो आपको दिख रही है ये टी है, ठीक। इसी के बारे में पूछा गया। ये हार्ट की जो ईसीजी होता है, ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट को बताता है, ठीक। क्या बताता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। ईसीजी क्या बताता है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट को बताता है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट को बताता है। ये हमारे सामने जो ईसीजी निकल के आता है, इसमें ये पी वेव क्या बता रहा है, ये पहली उठा हुआ जो लाइन है ये क्या बता रहा है। फिर उसके बाद में ये क्यूआरएस जो है, इसको बोलते हैं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या बताता है, और फिर जो आपको टी वेव दिख रही है ये टी वेव क्या बताता है, ये पूछा गया है इसमें। सुनो, देखो पी से शुरुआत करते हैं। जो पी है, पी वेव मेरे भाई बताता है ये डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया बताता है। ये क्या बताता है, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। डीपोलराइजेशन क्या होता है, डीपोलराइजेशन होता है एक्साइटेशन, ठीक। डीपोलराइजेशन क्या होता है, एक्साइटेशन ऑफ एट्रिया, ठीक है। क्या हो रहे हैं, एक्साइटेड हो रहे हैं, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया हो रहा है। या फिर इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया, ठीक। ये भी कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन या फिर डीपोलराइजेशन। किसका, पी वेव का पूछा गया। अब पी वेव में आ जाओ, यहां से मैच कर दो। क्या मैच करोगे, देखना है पी वेव डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया करता है। डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया कहां पर है, ये है पी वेव डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया करता है, ठीक है। ए का आर से मिलाना है। ए का आर देखो कहां पर है, ए का आर इसी में है सिर्फ, ठीक। इन तीनों में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 4 वाले में है, और 4 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन भी आपको जब आने लगे, समझ रहे हो, जब आपको चीजें आने लगे इस तरीके से, मैं इस क्वेश्चन को ऐसे ही करता, पहले देख लेता। हमको पता है कि पी का क्या मतलब है, पी वेव का मतलब है कि डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया हो रहा है, एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा, ठीक। ये चीज है। तो हमने ए का आर देखा, ए का आर एकदम करेक्ट है, हमें पता है, 100% श्योर हूं मैं। तो जैसे ही मैंने ए का आर देखा, सिर्फ और सिर्फ किसमें है, इसी में है। अगर किसी और में होता तो हम रुकते, आगे मैच करते। इसमें अब रुकेंगे ही नहीं, आगे मैच ही नहीं करेंगे, 4 वाला ऑप्शन लगा दिया, आगे बढ़ जाएंगे, ठीक। ये जब आपको करना है जब आप 100% हो, ठीक है। फिर देखिए, अब ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या बताता है। ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है ये बताता है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। क्या बताता है, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल बताता है ये जो आपका क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है। यहां पर देखो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल बता रहा है, ठीक। बी का पी से मैच होगा, देखो बी का पी से मैच हो गया। फिर आगे आती है आपकी टी वेव। टी वेव में जो होता है, टी वेव जो होती है आपकी, ये बताती है रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, ठीक। अभी तक हम डीपोलराइजेशन को क्या कह रहे थे, कॉन्ट्रैक्शन बोल रहे थे। टी वेव में ये क्या बता रही है, ये बता रही है रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन क्या होता है, रीपोलराइजेशन होता है रिलैक्स। रीपोलराइजेशन अब ये बता रही है कि जो आपके वेंट्रिकल हैं ये रिलैक्स हो रहे हैं, तो रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल टी वेव बताती है, ठीक। तो टी वेव कहां पर है, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, सी का एस मिल गया, ठीक। अब पूछा है इंड ऑफ टी वेव। ये जो एंड पॉइंट होता है, इंड ऑफ टी वेव क्या बताती है कि वेंट्रिकल जो है फुल्ली रिलैक्स हो चुके हैं, ठीक। वेंट्रिकल जो है फुल्ली रिलैक्स हो चुके हैं, इसका मतलब होता है कि सिस्टोल इंड हो गया। क्या है, सिस्टोल इंड हो गया, डी का क्यू हो गया। बोलो मेरे भाई समझ में आया कि नहीं आया। ईसीजी इतना ही है, आपसे इतना ही पूछा जाएगा। ईसीजी आपसे ये पूछा जाएगा पी का क्या मतलब है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब है, और टी का क्या मतलब है, ठीक। तो मैंने आपको एकदम बेहतरीन तरीके से बता दिया। देखो ऐसे ही आप याद रखना, क्या होता है, सबसे पहले डीपोलराइजेशन होता है किसका, एट्रिया का। एट्रिया का डीपोलराइजेशन होता है, यानी एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक, पहले नंबर। फिर जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, यानी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद में क्या होता है, जो आपका टी वेव होती है,
टी वेव में आपके रिलैक्स हो जाते हैं वेंट्रिकल, वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टी वेव। ठीक, अब ये ईसीजी का फुल फॉर्म क्या है, ईसीजी का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी क्या बताता है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट बताता है। क्या बताता है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट बताता है। इतना ही क्वेश्चन में है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है ब्लड अगार। क्या पूछा गया है, ब्लड अगार जो है इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है, सिलेक्टिव मीडिया का है, डिफरेंशियल मीडिया का है, इनरिच मीडिया का है, या फिर ट्रांसपोर्ट मीडिया का है। ठीक है, अब समझो, फिर मैंने बताया कि जैसे आपको नहीं पता चल रहा है कि ये किस मीडिया का है, ठीक है, तो आप पहले एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे कि जिनके बारे में आपको पता है कि ये नहीं हो सकते हैं, उनको आपको काटना रहता है। तो देखो कौन कौन आपको पता है कि क्या कौन करता है। देखो सिलेक्टिव मीडिया, नाम से ही पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि इसमें हम जिस चीज का सिलेक्शन करेंगे, जिस चीज को हम ग्रो कराना चाहेंगे वही ग्रो करेगा। ठीक, सिलेक्टिव मीडिया यानी सिलेक्शन हमने किया है कि इसको ग्रो कराना है, और अदर जो भी हैं जिनको हमें नहीं ग्रो कराना है उनको हम क्या करेंगे, इनहिबिट कर देंगे, सप्रेस कर देंगे। ठीक, सिलेक्टिव मीडिया में क्या होता है, सिलेक्टिव मीडिया का एग्जाम्पल है एल्जे मीडिया। ठीक, क्या है, एल्जे मीडिया। ठीक है, इसमें, और इसमें क्या होता है, इसमें कर देते हैं इनहिबिटर या सप्रेसर ऐड किए जाते हैं, इनहिबिटर या फिर सप्रेसर, जो सप्रेस कर दें या फिर इनहिबिट कर दें अनवांटेड ग्रो को। ठीक, बात को समझे। ठीक, जो क्या करें, अनवांटेड ग्रो को इनहिबिट कर दें या सप्रेस कर दें। ठीक, दूसरा देखिए डिफरेंशियल मीडिया, किसकी बात हो रही है, डिफरेंशियल मीडिया कह रहे हैं। डिफरेंशियल मीडिया नाम से ही पता चल रहा है कि जो डिफरेंस बता दे, जो क्या करे, डिफरेंस बता दे। तो ऐसी मीडिया जो डिफरेंस बता दे उसको क्या कहते हैं, डिफरेंशियल मीडिया कहते हैं। और इसके अंतर्गत कौन आती है, इसके अंतर्गत मेरे भाई आती है मैकॉन्की अगार। मैकॉन्की अगार ये क्या करती है, डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरिया ग्रुप। ठीक है, इनरिच मीडिया, नाम से ही पता चल रहा ऐसी मीडिया जिसमें जो है भर भर के न्यूट्रिएंट हो, मतलब न्यूट्रिएंट भरपूर मात्रा हो, अधिक मात्रा में हो, उसको बोलते इनरिच मीडिया। ठीक है, और इनरिच मीडिया के ही अंतर्गत आता है अपना ब्लड अगार। ठीक, फिर है ट्रांसपोर्ट मीडिया। ट्रांसपोर्ट मीडिया नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा मीडिया जिसमें हमें स्पेसिमेन का ट्रांसपोर्ट कराना हो। ठीक, तो उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट मीडिया। ठीक, जैसे पाइक्स मीडिया हो गया, ठीक, पाइक्स हो गया, वीआर मीडिया हो गया। ठीक, ये सब हो गए। और इसमें क्या है, इसमें जो है ट्रांसपोर्ट मीडिया है, यानी हम स्पेसिमेन का क्या कर रहे हैं, स्पेसिमेन का ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं। और अगर स्पेसिमेन का ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं तो जिस चीज के लिए, जिस भी बैक्टीरिया के लिए हम लोग करेंगे, तो उसके लिए वाइबल कंडीशन होनी चाहिए। मतलब ये नहीं है कि हम लोग किसी भी तरीके से करा दिया, 2 घंटे लेट भी हो गया, ढक्कन खुला छोड़ दिया, तो ये सारी चीजें नहीं। ट्रांसपोर्ट मीडिया का ही मतलब है कि जिस अवस्था में आपने सैंपल को, स्पेसिमेन को उसमें मीडिया में डाला है, उसी अवस्था में ये वहां तक पहुंचे। ठीक, तो ये क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट मीडिया हो गया। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इनरिच मीडिया जो होता है उसका एग्जांपल है ब्लड अगार। इसमें मेरे भाई क्या है, कंटेंस होता है एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है फॉलोइंग आर द स्टेज ऑफ पाथवे फॉर कंडक्शन ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल थ्रू द हार्ट। हार्ट में जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो कहां से कहां ट्रेवल करता है, आपको बताना है। ठीक, ये पूछा गया है। देखो, अगर आप ये एम्स का एग्जाम जब देंगे, एम्स सीआरई का, जितने भी आप देखोगे, जितने भी आपका ये वाले पैरामेडिकल के एग्जाम है उनमें आप देखते होगे ये जितने चैप्टर हैं आपके ह्यूमन फिजियो के। ठीक, उसके अलावा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज हो गया, उसके अलावा आपका क्या कहते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो गया, इन सभी से क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे। ठीक, मतलब इस लेवल एमसीआरई कंडक्ट करा रहा, आप ये मान के चलिए एनसीईआरटी की एक एक लाइन ह्यूमन फिजियोलॉजी की आपको आनी चाहिए।
वरना आप क्वेश्चन गलत करके आएंगे, इस बात का वादा है। 5 से 6 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे, 3-4 क्वेश्चन तो हर हाल में आने हैं, ठीक, ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से, जिसमें आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से आना ही आना है, जो आपके दोनों में मैच कर जाता है, ठीक। क्या नाम, आपका इम्यूनिटी वाला चैप्टर हो गया, आपका हेल्थ एंड डिजीज वाला हो गया, वो रिलेट करेगा पूरे से। तो ये चैप्टर ऐसे चैप्टर हैं कि इनमें से अगर कोई भी क्वेश्चन आपका आए तो सही होना चाहिए, श्योर एंड सर्टेन। तो ये आपका इलेक्ट्रिकल, ये आपका एक्शन पोटेंशियल से पूछा गया है कि जो कंडक्शन होता है हार्ट के अंदर, उससे पूछा है कि कहां से कहां होता है। आओ समझते हैं, और एक बार जब समझ लें तो उसके बाद में गलती कभी ना हो, ठीक। पहली चीज है, ये नियम है कि अगर हमने कॉन्सेप्ट को समझा है तो उसके बाद गलती ना हो, वरना बेकार है हमारा पढ़ाना और आपका पढ़ना, ठीक। यहां पर क्लास करने का, अगर आप यहां पर आ रहे हैं और चीजें आपसे गलत हो जाएं, तो इसमें या तो मेरी कमी है कि मैं आपको नहीं समझा पा रहा हूं, और या फिर आपकी कमी है कि आप समय खराब कर रहे हैं। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा क्या करते हैं, दूरी बना लेते हैं, अच्छे से समझ में आए, ठीक है। ठीक है, देखो, ये आपका हार्ट है, और हार्ट में आप जानते हैं क्या होता है, पेसमेकर होता है। उस पेसमेकर को बोलते हैं एसए नोड। क्या कहते हैं, एसए नोड। यहां पर होता है, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, एस ए नोड बोला जाता है। और एसए नोड ही क्यों कहते हैं, इसीलिए कहते हैं, इसको बोलते हैं साइनो एट्रियल नोड, ठीक। साइनो एट्रियल नोड बोलते हैं। एसए नोड के बाद में ये जो हमारा हार्ट ये जो एक्टिविटी करता है, ये इन्हीं की वजह से करता है। ये जो नोड होते हैं ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करते हैं, इनकी वजह से करता है। तो सबसे पहले जो बिजली पैदा होती है वो एसए नोड में होती है। एसए नोड के बाद में ये बिजली आती है किसमें, एसए नोड के बाद में ये बिजली आती है एवी नोड में। किसमें आती है, एवी नोड में आती है, ठीक। इसको क्या कहेंगे, इसको बोलते हैं एवी नोड, ठीक। एवी नोड के बाद में क्या होता है, एवी नोड के बाद में ये ऐसे बंडल बनता है, ठीक। ये बंडल बनता है ऐसे, और ये बंडल बनने के बाद में ये दो पार्ट में ऐसे डिवाइड हो जाता है, ठीक। ऐसे ये दो पार्ट में आने के बाद में ऐसे ये धागे अपने आप में निकल जाते हैं और वेंट्रिकल की वॉल में ऐसे क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं, और ये वेंट्रिकल की वॉल में इंपल्स जनरेट कराते हैं, ठीक है। एसए नोड के बाद में क्या हुआ है, एसए नोड के बाद में एवी नोड आए हैं। एवी नोड के बाद में ये जो बनते हैं इसको बोलते हैं एवी बंडल। ये जो बंडल बना था इसको बोलते हैं एवी बंडल। एवी बंडल के बाद में ये जो अलग अलग हो गए हैं, ठीक। एवी बंडल के बाद में ये जो अलग अलग हो गए हैं इनको मेरे भाई बोला जाता है बंडल ब्रांचेज। क्या कहते हैं, इनको बोलते हैं बंडल ब्रांचेज, शाखाएं बट गई। फिर उसके बाद में ये जो एक संरचना आपको दिख रही है इसे वॉल में चली जाती है, इस एक को बोलते हैं पुरकिंजे फाइबर। क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं पुरकिंजे फाइबर। अब समझना, देखो, इसको क्या बोलते हैं, पुरकिंजे फाइबर बोलते हैं। ऐसे नोड में बिजली पैदा होती है, इसी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पेसमेकर। लिख दे, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पेसमेकर। ये पेसमेकर से जो बिजली है किसमें जाती है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स एवी नोड में जाते हैं। एवी नोड के बाद में समझना, एवी नोड के बाद में आपने देखा होगा जो लड़कियां हैं जो बाल अपने गूंथती हैं, ठीक, बाल चोटी बनाती हैं, तो आप देखते होंगे कि सबसे पहले एक यहीं पर रिबन लगा लेती हैं, ठीक। सबसे पहले यहीं पर रिबन लगा लेती हैं। उस रिबन को मान लीजिए आप क्या कह रहे हैं, उस रिबन को एवी नोड बोल रहे हैं, ठीक। रिबन लगा लिया, उसके बाद में 3 पार्ट में क्या करती हैं, डिवाइड करती हैं। तो 3 पार्ट में जो डिवाइड कर रही हैं, जो अलग अलग बना रही हैं, उसको क्या बोल रहे हैं, बंडल बोल रहे हैं। और एवी से जो निकल रहा है इसका मतलब एवी बंडल उनको बोल देंगे, ठीक है, एवी बंडल बोल देंगे। और पूरी क्या करती है, नीचे तक बनाते ले आती हैं। नीचे बनाने के बाद आप देखते हैं छोटी क्या रखती हैं, ऐसे ऐसे, यहां पर आप उन्होंने गेटिस लगा दी, ठीक। और उसके बाद में बाल ऐसे ऐसे निकले रहते हैं, ठीक, ऐसे नीचे चोटी।
तो इसमें एक एक जो बाल है उसको क्या बोल रहे हैं, पुरकिंजे फाइबर बोल रहे हैं, जो ऐसे क्या होता है वेंट्रिकल की वॉल में जाता है और इलेक्ट्रिकल इंपल्स को वहां तक भेजता है। अब कभी नहीं भूलोगे एसे नोड से एवी नोड, एवी नोड से एवी बंडल, एवी बंडल से पुरकिंजे फाइबर, ठीक, बात खत्म होती है। आइए बताइए फटाफट, यहां से सबसे पहले क्या आता है, जो है जनरेट होता है एसए नोड में, ठीक, इंपल्स कहां जनरेट होता है, एसए नोड में, एसए नोड के बाद में जनरेट होता है एवी नोड, ठीक, एसए नोड के बाद में एवी नोड में जाता है इंपल्स। तो ई ऑप्शन पहला देखो कहां पर है, ई यहां पर है, ई यहां पर है, यानी दो ऑप्शन कट गए, पहले स्टेप हो गया क्वेश्चन सॉल्व करने का कि दो ऑप्शन कट गए, बचते हैं दो। अब देखो ई के बाद में क्या होगा, सी जाएगा क्योंकि ए बी नोड है, ई के बाद में सी यहां पर है, यहां पर ए है, तो ये भी कट गया, वन क्या हो गया, सही हो गया। बस इस तरीके से आपको मेरे भाई क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये तरीका है, इस तरीके से कॉन्सेप्ट को भी आपको समझना है और इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे ये चीजें आपको आ रही थी, क्वेश्चन भी आपको पता है, आप क्या करते, क्वेश्चन आप 100% श्योर हैं, आपको मालूम है, आप क्या करेंगे, ढूंढे एसए नोड, फिर क्या होता है, फिर एवी नोड में जाता है, फिर एवी नोड बन गया, एवी के बाद में एवी बंडल होता है, फिर ए आएगा, ए के बाद में फिर उसके बाद में बंडल ब्रांचेज हैं, ठीक, बंडल ब्रांचेज हैं, बंडल ब्रांचेज के बाद में क्या जाता है, पुरकिंजे फाइबर जाता है, लास्ट में भी आ गया। अब मिलाएंगे, ठीक, अब मिलाएंगे ई सी फिर ए, अरे इस तरीके से करोगे, यही तो आपको सीखना है। जब आपको चीजें आ रही हैं तो अपने टाइम को बचाना है और अपना टाइम कहां पर लगाना है, आप 100% श्योर है, इस तरीके से आपने तीन को मैच कर लिया, तीन गलत हो गए, दो एक सही एक ही बचा, 100% श्योर हो गए, आप आगे बढ़ गए, यहां से आपका टाइम बचा, आप अपने नॉन टेक्निकल मैथ में दीजिए समय, ठीक। तो इस तरीके से आपको जब चीजें आ रही हो तो ये अगला स्टेप है, आपको टाइम कम लगे एग्जाम में, ठीक। आगे चलिएगा, क्वेश्चन को करते हैं, इसको मिटा देते हैं, ताकि देखो मेरे भाई ये जो है पीडीएफ आपको क्लास के बाद में टेलीग्राम पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम को, मेरे भाई वहां से जरूर ज्वाइन कर लेना, कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट आता है हम वहां पर आपको इन्फॉर्म कर देते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद द रिस्पेक्ट टू एक्वायर्ड इम्यूनिटी। मैंने आपसे कहा था कि देखिए इम्यूनिटी से क्वेश्चन आपका आएगा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, और चाहे आप आपकी टेक्निकल पोर्शन में चले जाएं वहां पर भी पूछा जाएगा। इनकरेक्ट पूछा गया है किसके बारे में, इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्वायर्ड इम्यूनिटी, किसके बारे में, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में पूछा गया। दो प्रकार की इम्यूनिटी होती है, यहां पर नहीं समझेंगे, यहां पर समझते हैं, ठीक। क्या है, इम्यूनिटी दो प्रकार से हमारे में आती है, एक होती है इन्नेट और दूसरी होती है एक्वायर्ड, ठीक है। एक होती है इन्नेट और दूसरी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, ठीक, समझो। देखो इन्नेट इम्यूनिटी वो होती है जो हमारे बाप दादा से मिलती है, ठीक, जो हमारे पिताजी माताजी देते हैं वो इम्यूनिटी है, ठीक, वो हमारी इन्नेट इम्यूनिटी है, विरासत में मिली है हमको, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो है जो हमने टाइम पीरियड में अर्जित की है, ठीक, वो क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। जैसे जैसे ये है कि आपके बाप दादा ने कमाया है 10 बीघा 15 बीघा 20 बीघा आपको दिए हैं, ठीक, वो आपके बाप दादा की विरासत है, आपको मिली है, ठीक। तो वो क्या है, वो इन्नेट है, आपको मिली हुई है। आप बड़े हुए, आपने पैसा कमाया, आपने 5 बीघा 10 बीघा 15 बीघा आपने खरीदा, वो आपने क्या किया है, उसका आपने अर्जन किया है, एक्वायर्ड किया है उसको, ठीक, वो ओवर द टाइम पीरियड आपके पास में आई है, ठीक, आपने उसका अर्जन किया है। तो ऐसे ही इम्यूनिटी होती है, एक इन्नेट होती है, एक एक्वायर्ड होती है, ठीक। इन्नेट किसको बोलते हैं, ये क्या है, ये जन्मजात जिसको कहते हैं, जन्मजात मिलती है, और ये कब आती है, ये ओवर द टाइम पीरियड, ठीक है। ये ऐसे आती है जैसे कि हम बड़े हो गए, मिट्टी में खूल रहे हैं, धूल मिट्टी कण ये सब जा रहे हैं, उस तरीके से हमारी बॉडी उस रिस्पांस को देखते हुए ये सब सारी चीजें होती हैं और हम इम्यूनिटी हमारे अंदर मजबूत होती रहती इस तरीके से। तो ये ओवर द टाइम पीरियड आई और ये जन्मजात हुई। तो ये क्या है, नॉन स्पेसिफिक होती है, कैसी होती है, नॉन स्पेसिफिक, और ये क्या है, ये स्पेसिफिक होती है, कैसी होती है, स्पेसिफिक होती है, ठीक है। उसके अलावा इसको एडाप्टिव भी बोलते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको एडाप्टिव भी बोलते हैं, ठीक, एडाप्टिव, एडाप्टिव इम्यूनिटी,
ठीक, यहां से ये बात समझ गए। अब देखो पीछे आओ क्वेश्चन में। क्वेश्चन में पहला लिखा है कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है इज नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस प्रेजेंट एट टाइम ऑफ बर्थ। एक्वायर्ड इम्यूनिटी टाइम ऑफ बर्थ से प्रेजेंट होती है, टाइम ऑफ बर्थ जो है प्रेजेंट रहती है। क्या बताया मैंने, एक्वायर्ड इम्यूनिटी ओवर द टाइम आती है। ठीक, जब हम पैदा होते हैं तब हमारे अंदर नहीं होती है। तो पहली बात तो यही गलत हो गई, ये ऑप्शन क्या है, गलत ही हो गया। दूसरा क्या लिख रहा था, नॉन स्पेसिफिक टाइप है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी देखो क्या लिखा है, स्पेसिफिक टाइप है, नॉन स्पेसिफिक तो इनेट है। ठीक, तो ए ऑप्शन गलत हो गया। आगे समझते हैं, लिखा है प्राइमरी रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस व्हेन आवर बॉडी एनकाउंटर ए पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम। समझो क्या होता है, जब हमारी बॉडी में पहली बार, जब हमारी बॉडी में पहली बार जैसे ही बैक्टीरिया वायरस कुछ भी आता है, ठीक, पैथोजन आता है, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम पैथोजन जो है हमारी बॉडी में इंटर करता है। जब हमारी बॉडी में फर्स्ट टाइम बैक्टीरिया या वायरस पैथोजन जो भी है हमारी बॉडी में जैसे ही इंटर करता है, तो हमारी बॉडी जो है वो स्लोअर और वीक रिस्पॉन्स करती है। कैसा, क्योंकि ये पहली बार आया है, स्लोअर एंड वीकर रिस्पॉन्स। देखना अभी समझाते हैं, आज के बाद ये चीज भूलोगे नहीं। स्लोअर एंड वीकर रिस्पॉन्स होता है, क्यों, देखो तुम थे, कोई आया तुमको मार के चला गया, ठीक, तुम अकेले बैठे हुए थे, तुमको आया, पहली बार आया, मारा और तुमको मार के चला गया। ठीक, आप कितना मार पाए, उसको थोड़ा बहुत जो कुछ मार पाए वो मार लिए। ठीक, अकेले थे आप। तो यही है कि पहली बार जैसे ही पैथोजन आपकी बॉडी में आया तो आपकी बॉडी ने स्लोअर और वीकर रिस्पॉन्स दिखाया। लेकिन क्या हुआ, जनरेट, आपकी बॉडी ने क्या जनरेट किया, स्पेसिफिक एंटीबॉडी। ये क्या लिख दिया मैंने, लेकिन आपकी बॉडी ने ये याद रखा कि फलाना आया था, ये आया था, और अब की बार आएगा तो ये हमको हथियार चलाना है। उसने उसके प्रति स्पेसिफिक एंटीबॉडी हमारी बॉडी ने बनाकर रख लिए। ठीक, फर्स्ट रिस्पॉन्स में। आगे चलो, अब सेकेंड रिस्पॉन्स में क्या होगा, लिखा हुआ है एनमेस्टिक। सुनो, एनमेस्टिक रिस्पॉन्स इज इलेक्टेड ऑन सब्सटीक्वेंट एनकाउंटर विद द सेम पैथोजन। एनमेस्टिक रिस्पॉन्स को क्या कहते हैं, सेकेंड रिस्पॉन्स इसको बोलते हैं। ठीक, इसको क्या कहते हैं, इसको बोला जाता है सेकेंड रिस्पॉन्स। ठीक है, अब सेकेंड रिस्पॉन्स में क्या होता है समझते हैं। इसमें जो रिस्पॉन्स आएगा वो स्लो नहीं आएगा। सेकेंड टाइम सेम पैथोजन आ गया तो क्या होगा, इसमें रिस्पॉन्स जो आएगा वो फास्टर आएगा, तेजी से, ले भैया फास्टर आएगा। प्लस क्या होगा, किसके कारण ये आया है, ड्यू टू द मेमोरी सेल, ड्यू टू द मेमोरी सेल के कारण। बोलो भाई अभी बात समझ में नहीं आई, क्यों नहीं आई, सुनो। पहली बार आपके जब पैथोजन आया था आपकी बॉडी ने क्या किया था, स्लोअर एंड वीकर रिस्पांस दिखाया, जितना मार पाई आपकी बॉडी मार लिया। उसके बाद में लेकिन क्या किया, आपकी बॉडी ने जनरेट कर ली स्पेसिफिक एंटीबॉडी उसके प्रति, और याद रखा कि फलाने आए थे, ठीक है, लेकिन अब की बार आएंगे तो पूरी व्यवस्था मैंने कर रखी है। और जैसे ही दूसरी बार वो आए तो तेजी से, और जो हमने एंटीबॉडी बना के रखी थी, धड़ाधड़ एंटीबॉडी चलनी शुरू हो गई। ठीक, मारना शुरू कर दिया, किसके कारण, ड्यू टू द मेमोरी सेल के कारण। तो ये रिस्पांस कैसा होगा, फास्टर होगा। और जो मेमोरी सेल हैं ये क्या है, मेमोरी सेल इन्हीं की बात है कि जो हमारी बी और टी लिम्फोसाइट हैं, इनमें क्या होता है, डाटा सेव हो जाता है कि फला जो है आए थे, उनका डेटा सेव है, जैसे ही दिखे तुरंत चालू हो गया। तो ये सेकेंड रिस्पॉन्स है। बस ये आपकी इम्यूनिटी है। इस तरीके से ही बस पढ़ना है, इतना ही पूछा जाएगा। और इसमें बहुत सारी आईजीएम आईजीजी और वो सारी आपकी आती हैं, इम्यूनोग्लोबिन, वो सब भी पढ़ लेंगे। क्या दिक्कत है, इतना समझ में आया, आज से याद हो जाएगा और मजा भी आई होगी। ठीक है, अब समझो ये सारी चीजें सही है। दूसरा देखो, एनिमेस्टिक रिस्पांस जो है ड्यू टू द मेमोरी सेल ऑफ फर्स्ट एनकाउंटर। सेकंड रिस्पांस में पूछा गया है जो इज ड्यू टू द मेमोरी ऑफ फर्स्ट एनकाउंटर। हाँ मेरे भाई, फर्स्ट एनकाउंटर में क्या है, फर्स्ट एनकाउंटर में देखो क्या हुआ, जनरेट स्पेसिफिक एंटीबॉडी हो गई, और उसने क्या किया, मेमोरी सेल ने जो है याद रखा कि अगर फलानी आएगी तो इस पर ये एंटीबॉडी हम एनकाउंटर कर देंगे फटाफट। तो ये बात हो गई, तो ये तीनों बात सही हो गई। और नेक्स्ट क्या होता है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है, यही पूछा गया था और यही हमने बता दिया कि ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन दिया है रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज, क्या है? रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज हिंद सेकंड। जो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज हिंद सेकंड होता है वो ऑलवेज कट करता है डीएनए मॉलिक्यूल को एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। कहां पर? एट ए पर्टिकुलर पॉइंट बाय द रिकॉग्नाइज एट द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ। आपका बायोटेक्नोलॉजी से पूछा हुआ क्वेश्चन है जहां पर रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज हिंद सेकंड होता है उसके बारे में पूछा गया। रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज हिंद सेकंड क्या करता है? ये कट करता है डीएनए को, आगे लिखा ही हुआ है, ये क्या करता है? कट करता है डीएनए को। ठीक, ध्यान रखना, इसीलिए मैं ये मार्क भी कर दिया हूं कि क्वेश्चन में ही क्वेश्चन बनाया जा सकता है, जो मैंने बता दिया आपको कि हिंद सेकंड जो है डीएनए को कट करता है, एक रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज है, पहली बात। दूसरी चीज हिंद सेकंड के बारे में पूछी जाए तो ये आपको लिखना है फर्स्ट। फर्स्ट ये जो है रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज है, पहला खोजा गया था। फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। दूसरी बात इसके बारे में क्या याद रखनी है? दूसरी बात ये याद रखनी है कि ये जो है किससे बनाया गया था? ये बनाया गया था फ्रॉम बैक्टीरिया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई। किससे? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई से। ठीक, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई से। क्या बात बताई? दो बात बताई। पहला खोजा गया था हिंद सेकंड, बैक्टीरियम हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई से निकाला गया था। हिंद सेकंड क्या करता है? डीएनए को कट करता है। कहां से कट करता है? ये मेरे भाई जो डीएनए हिंद सेकंड है ये स्पेसिफिक डीएनए कट करता है, स्पेसिफिक डीएनए को कट करता है, सीक्वेंस को, स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को। वो स्पेसिफिक सीक्वेंस क्या होता है? ये सीक्वेंस होता है, इसको कट कर देगा, जहां पर इसको देखेगा उसी को कट कर देगा। ठीक, इस सीक्वेंस को जहां पर इसने देखा और ये क्या करता है? ऐसे हिंद सेकंड इसको क्या कर देता है? काट देता है। इस सीक्वेंस को जैसे देखा देखा और तुरंत कैंची चला देगा, इसको काट देगा। अब सुनना, देखो मैंने बात यहां पर लिख दी, कितने बेस पेयर हैं यहां पर? 1 2 3 4 5 6, तो यानी 6 बेस पेयर, 6 बेस पेयर को कट करता है। सुनना मेरे भाई, क्या होता है, जैसे आपने कोई फैक्ट्री में काम होते हुए देखा है जहां पर ऑटोमेशन पे काम चल रहा हो, ऐसे ही मान लीजिए कि जैसे एक पेप्सी का ब्रांड है, वहां पर बोतल पे क्या हो रही हो? पैकिंग वो लग रही हो, ब्रांडिंग चल रही हो, बाहर से जो पन्नी लगी हुई आती है, कोई भी पेप्सी का ब्रांड हो आप देखिए, बाहर से उस ब्रांड का नाम लिखा होता है, उस पर पॉलीथीन लगी रहती है। तो ऐसे ही पॉलीथीन लग के आ रही है, ठीक, पॉलीथीन लग के आ रही है और स्कैनर लगा रहता है यहाँ पर, ऐसे पॉलीथीन लग रही है पीछे, ठीक, पॉलीथीन लगाई जा रही है, ऐसे स्कैनर लगा हुआ है, ऐसे ऐसे जो है हर बार इससे जो है एक एक बोतल पास हो रही है, ये स्कैनर लगा हुआ है, ठीक है। जैसे ही एक ऐसी बोतल आती है जिस पर पैकिंग लगी ही नहीं है, जिस पर आपकी वो ब्रांडिंग हुई ही नहीं है, तो तुरंत उधर से क्या होता है? एक जो है लगा रहता है हाथ, मान लीजिए हाथ है ये, तुरंत क्या करेगा? इसको हटा देगा, इस बोतल को पैकिंग में नहीं जाने देगा, क्योंकि अगर ये बोतल चली गई जो डिब्बे में पैक हो रही थी तो बिना ब्रांडिंग की बोतल चली जाएगी, ठीक है। तो ये जो जैसे ही उसने देखा कि इस पर पैकिंग नहीं है, तुरंत क्या हुआ? तुरंत उसको बोतल को हटा दिया। जैसे ही देखा कि इस बोतल पे ब्रांडिंग नहीं है, इस पर पॉलीथीन बाहर से नहीं लगी है, तुरंत उसको हटा दिया। सेम ऐसे ही हिंद सेकंड क्या करता है? जैसे ही देखा कि ये बेस पेयर GTTAC, GTTAAC, जैसे ही इसको देखता है, इसको बीच से तुरंत काट देता है। ठीक, ये काम किसका है? हिंद सेकंड का करता है, हिंद सेकंड करता है इसको। ठीक, इस सीक्वेंस को याद रखना, GTTAAC मतलब हमने याद करने के लिए बता दिया, लेकिन ऐसे पढ़ा जाता है GTTAAC। ठीक, एक एक ऐसे सीक्वेंस को बोलते हैं पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस। क्या? पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस को कट करता है। अब ये आप कहोगे कि ये पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस आपने क्या बता दिया? पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस ऐसे सीक्वेंस को करते हैं, जैसे छोटी क्लास में आप क्या करते थे, पढ़ते थे, ठीक, तो वहां पर ऐसा शब्द बताइए जो आगे से पढ़ने पर और पीछे से पढ़ने पर सेम आए, तो हम लोग क्या करते थे? ऐसे कई सारे बता देते थे। नवजीवन, आगे से पढ़िए, नवजीवन, पीछे से भी पढ़िए, नवजीवन, सेम आ रहा, तो ऐसे को ही बोलते थे पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस। क्या बोलते थे? पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते थे, ठीक है। तो ये चीज थी। ऐसे कनक हो गया, ठीक, तो पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस इसी को बोला जाता है, आगे से पढ़े वही आए, पीछे से भी पढ़े वही आए, सेम। देखो GTTAAC, इधर से पढ़ो GTTAAC, तो सेम हो गया। ये क्या है? पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस हो गया। 6 बेस पेयर को क्या करता है? कट करता है। अब देखो आप कहोगे कि नई नई चीजें आपने बता दी,
बायोटेक्नोलॉजी जब आप पढ़ोगे तो कम से कम आपको 5 घंटे चाहिए, ठीक, और जिसमें नई चीजें रहेंगी, आपको फिर से पूरी एक बार में तो समझ में आएगी नहीं, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी है, आपको फिर पढ़ना पड़ेगा, 2 बार आप रिवीजन करेंगे, तो यानी आपको 15 घंटे आराम से चाहिए, ठीक। तो जितना यहाँ पर आपको बता रहे हैं उतना आप नोट करिए, उतने को ही आप समझिएगा, ठीक। ये बात हो गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज द मेजर मेटाबॉलिकली एक्टिव अवेलेबल स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन इन द बॉडी। कितना देखो बेहतरीन क्वेश्चन है। इतने अभी तक आपने क्वेश्चन किए होंगे, कितने क्वेश्चन आपसे सही हुए हैं कमेंट में बताना, ठीक। क्वेश्चन है मेरे भाई, व्हाट इज द मेजर मेटाबॉलिकली अवेलेबल स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन इन द बॉडी, ठीक। ए ऑप्शन है हीमोसाइडेरियन, दूसरा है फेरिटिन, तीसरा है ट्रांसफेरिन, चौथा है हीमोग्लोबिन, ठीक। अब सुनो, हम जो आयरन का इंटेक करते हैं, यानी जो डाइटरी फॉर्म या फिर बोला जाए, ठीक, इंटेक ऑफ आयरन, वो किस फॉर्म में होता है। इंटेक ऑफ आयरन करके ना ये पूछ लिया जाए तो जो हम डाइट लेते हैं या फिर उसमें उसमें किस फॉर्मेट में, किसमें जो उसमें किस फॉर्म में जो है हमारा आयरन होता है, आपको बताना है। वो मेरे भाई कितनी बार आपको बता चुका हूं, वो Fe+3 होता है, ठीक। Fe+3 को क्या कहते हैं, Fe+3 कौन सी स्टेट होती है, ये मेरे भाई स्टेट होती है फेरिक। कौन सी होती है, फेरिक। और ये हमारी बॉडी डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। तब क्या होता है, जो एब्जॉर्बल फॉर्म होती है, जिसको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर पाती है, जो एब्जॉर्बल फॉर्म होती है वो होती है Fe+2। Fe+2 क्या होता है, फेरस। क्या होता है, फेरस फॉर्म होता है। इसको हमारी बॉडी क्या कर पाती है, एब्जॉर्ब कर पाती है। और हीमोग्लोबिन में आप जानते हैं, हीमोग्लोबिन में जो आयरन प्रेजेंट होता है वो Fe+2 फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, Fe+2 फॉर्म में होता है। ये बात हो गई, ठीक। यहां से इतनी बात समझ पाए मेरे भाई कि नहीं, बताइए। अब देखो ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, हीमोसाइडेरियन। कल की क्लास में बताया हीमोसाइडेरियन क्या होता है, हमारी बॉडी में जब एक्सेस आयरन हो जाता है और हमारी बॉडी में स्टोर एक्सेस आयरन को बोलते हैं आयरन ओवरलोड, ठीक, उसी को बोलते हैं हीमोसाइडेरियन। क्या कहें, आयरन अधिक मात्रा में हो जाए इसको बोलते हैं आयरन ओवरलोड या फिर आयरन टॉक्सिसिटी। भाई कोई चीज है मात्रा से अधिक हो जाएगी उसको टॉक्सिसिटी बोल दिया, ठीक, आयरन टॉक्सिसिटी। फिर लिखा है फेरेटिन। फेरेटिन क्या है, इस फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर आयरन स्टोर रहता है, स्टोर फॉर्म, ठीक है। ट्रांसफरिन लिखा हुआ है, ट्रांसफरिन क्या होता है, ट्रांसफरिन जो होता है इस फॉर्म में क्या होता है, आयरन ट्रांसपोर्ट होता है, आयरन ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। तो यहां से मेटाबॉलिकली अवेलेबल स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन पूछा गया है, तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, फेरेटिन। ट्रांसफरिन और फेरेटिन में आप हमेशा कंफ्यूज होते हैं, तो सुनो, आज से कंफ्यूजन दूर, क्योंकि क्लास आप कहां पे कर रहे हैं, मनीष भाई यूट्यूब चैनल पे आए हुए हो, और यहां अगर हम आपको याद ना करा पाए तो गलत बात है। ठीक, ये गाड़ी है आपकी, ठीक है, ये गाड़ी है। ये क्या है, ये आपका गोदाम है जिसको कहेंगे, ठीक, स्टोर हाउस है, स्टोर हाउस है। और ये क्या है, ये कार है, ठीक, जो आपके ट्रांसपोर्ट में काम आती है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट में काम आ रही है। स्टोर हाउस में आपका क्या स्टोर है, स्टोर हाउस में आपका स्टोर है आयरन। क्या स्टोर है, आयरन स्टोर है। और ये आयरन अगर आपको कहीं ले जाना होता है तो आप जिससे ट्रांसपोर्ट कराते हैं, ये जो कार है उसका नाम है ट्रांसफेरिन। ट्रांसफेरिन, इस नाम से भी याद रखेंगे, ट्रांसफेरिन, ट्रांसफेरिन ट्रांसपोर्ट, ट्रांसफेरिन ट्रांसपोर्ट, ठीक, ऐसे। और जो ये गोदाम में स्टोर है, इस गोदाम यानी घर का नाम क्या है आपका, ये घर का नाम है फेरिटिन। क्या है, फेरिटिन है, ठीक। याद हो जाएगा, आज से भूलेंगे नहीं। आपका स्टोर हाउस जो है जिसमें आयरन स्टोर है वो है फेरिटिन, जो ट्रांसपोर्ट कराता है वो आपका है ट्रांसफेरिन, ठीक।
आगे चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है मैच द डिजीज विद द करेक्ट टाइप ऑफ वैक्सीन। आपको बताना है कि अगर ये डिजीज के लिए करेक्ट टाइप ऑफ वैक्सीन कौन सी है। ये भी आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन दिया गया है, मतलब पहला क्वेश्चन पूछा गया है ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, दूसरा है वूपिंग कफ, तीसरा है डिप्टीरिया, चौथा है पोलियो, ठीक है। इधर दिया गया हार्मलेस वायरस, दूसरा है इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन, चौथा है किल्ड बैक्टीरिया, और इधर क्या है हार्मलेस बैक्टीरिया। मान लीजिए मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है, ऑप्शन भी नहीं दिए गए हैं, ठीक, हमको भी नहीं आता है। चलिए कोशिश करते हैं समझने की। यहां पर जो डिजीज दी गई है इनमें से पहले ध्यान से देखो क्या इसमें मैंने नजर आया। मेरे को तो सबसे पहले ये नजर आया कि ये तीनों जो डिजीज हैं ABC, ये बैक्टीरिया से होने वाली हैं, और जो पोलियो है ये वायरस से होने वाली है। बोलो मेरे भाई, इतना तो आपको देखने से ही पता चल जाना चाहिए। अब देखो मैच कर दो तुरंत, पोलियो वायरस है और वायरस में जो है हार्मलेस वायरस ही तो दिया जाएगा, तो डी तुरंत मैच कर दिया पहले के साथ में, ठीक, तुरंत मैच कर दिया। अब 3 बचते हैं। अब देखो आपको एक बात बताते हैं, डिप्टीरिया में क्या है टॉक्सिन दिया जाता है, ठीक, इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन, तो सी जो है आपका ये हो जाएगा, ठीक। यहां से अगर ऑप्शन दिए होते अब तक आंसर आपका निकल चुका होता। फिर देखो ट्यूबरकुलोसिस में आपका हार्मलेस बैक्टीरिया दिया जाता है, ठीक है, और वूपिंग कफ में आप देखोगे कि किल्ड बैक्टीरिया आपके दिए जाते हैं, ठीक, वूपिंग कफ में क्या है किल्ड बैक्टीरिया आपके दिए जाते हैं। अब समझो जो ट्यूबरकुलोसिस है इसके लिए कौन सा वैक्सीन होता है, लगाया जाता है, कौन सा वैक्सीन होता है, राजस्थान NHM में पूछा गया है आपका, BCG लगता है, BCG, ठीक है। पोलियो में आप जानते हैं 2 तरीके का आता है, एक तो होता है IPV और दूसरा क्या होता है ओरल पोलियो वायरस OPV। 2 तरीके से IPV और OPV होते हैं, 2 तरीके की वैक्सीन आती है। IPV में आप जानते हैं इसमें किल्ड वायरस दिया जाता है, ठीक, इसमें किल्ड वायरस देते हैं, और इसमें दिए जाते हैं हार्मलेस बैक्टीरिया, ठीक, हार्मलेस यानी लाइव होते हैं, ठीक है, लेकिन एटूनेटेड इनको बोलते हैं, हार्मलेस यहां पर वायरस दिए जाता है, ठीक है। और डिप्टीरिया के लिए DPT हो गया, ठीक, डिप्टीरिया के लिए कौन सा होता है DPT होता है, ठीक है। और उसके बाद में आप जानते हैं वूपिंग कफ, इसको एक और नाम देते हैं पर्ट्यूसिस, क्या कहते हैं पर्ट्यूसिस भी इसको बोला जाता है वूपिंग कफ को, ठीक। तो यहां से ये आपका किसके बारे में हो गया, वैक्सीन के बारे में बात हो गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, मैक्रोफेजेस। आपको मेरे भाई कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या है। दूसरा चीज बताना है कि इसमें जो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं इनमें से आपको बताना है कि कौन सी ट्रू सेल नहीं होती है, कौन सी सेल नहीं होती है। इन चारों ऑप्शन में से एक आंसर होगा, वो भी आपको बताना है। कमेंट करके आप बताइएगा मेरे भाई कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए, क्या लेवल है क्वेश्चन का, और जो भी मैंने क्वेश्चन कराया उसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको कराया, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। आपका रिस्पॉन्स ही बताता है कि अगली क्लास कैसी रहे, क्या रहे। जब आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा, हम आपको दिल से पढ़ाएं, मेहनत करें, आप भी उतना बेहतरीन तरीके से रिस्पांस दें। अपने यार भाई बहन दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और भी ऐसे बेहतरीन क्लासेस आपके लिए लाते रहें। इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम पर मिल जाएगी। अगर मेरे भाई मैंने आपको बताया है कि किसी भी लैब टेक्नीशियन के लिए एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो लैब टेक्नीशियन सिलेक्शन बैच आप आंख बंद करके ज्वाइन कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे जाना, एजुकेशन मसाला ऐप को डाउनलोड करना, 1 लाख से भी अधिक स्टूडेंट यहाँ पर जुड़ा हुआ है। यहाँ पर अपना नाम नंबर डाल के रजिस्टर कर लेना, उसके बाद में अपना जो है पैरामेडिकल सेलेक्ट कर लेना कैटेगरी को, ठीक, कॉम्पिटेटिव नहीं पैरामेडिकल सेलेक्ट करना। बैच आपको ये दिख जाएगा, इस पर जैसे ही आप टैप करोगे, टच करोगे, यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, इस पर टच करके आप स्कैन QR से आप किसी से भी मम्मी पापा भाई बहन से आप पेमेंट करवा सकते हैं। अगर खुद करना चाहोगे तो पे ऑनलाइन से जाकर आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर ज्वाइन करना चाहते हो मेरे भाई ज्वाइन कर लो। बेहतरीन टेक्निकल नॉन टेक्निकल टेस्ट सीरीज सारा कुछ आपको इसमें प्रोवाइड कर देंगे। डेली आपकी 9 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर क्लास आपको मिल जाएगी। नॉन टेक्निकल का मैराथन क्लास बहुत जल्द कराने वाले हैं AIMS CRE के लिए आपका, ठीक। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।